हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं महेश सैनी, आपका अपना जूलॉजी का एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपका इस माइंड मैप सीरीज़ में। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है एनिमल किंगडम। ठीक है, चूँकि अपनी माइंड मैप सीरीज़ है, वन शॉट है, तो जहाँ तक कोशिश करेंगे हम इस चैप्टर को समराइज़ करके चलें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ अपना ये जो चैप्टर है एनिमल किंगडम, ठीक है, इसके इम्पोर्टेंस की। तो अपना जो नीट का एग्ज़ाम है, ठीक है, नीट के एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? मतलब अगर अपन बात करके चले ओवरऑल तो 12 से 16 नंबर का मैटर इस चैप्टर में से आता है। ठीक है, तो अपन को अच्छे से कंसंट्रेशन करके पढ़ना है, कंसंट्रेशन करके चलना है। ठीक है, वैसे बेसिकली बात करूं, अगर कोई ऐसा चैप्टर है जिससे एक क्वेश्चन भी अपना आ रहा है तो वो भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपना जो ओवरऑल जो टारगेट है वो है जूलॉजी में 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स लाना। ठीक है, तो अब आज का लेक्चर अपना एनिमल किंगडम का। इस लेक्चर में या इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। देन उसके बाद फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे वर्गीकरण के जो बेसिस है, आधार है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में जनरली अगर अपन बात करें तो जो अपना एनिमल किंगडम है इसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। फिर इसके क्लासिफिकेशन के बेसिस देखेंगे कि भाई जो एनिमल्स हैं उनको अलग अलग संघों में वर्गीकृत किया गया है, तो ऐसे क्या बेसिस हैं, क्या आधार है ऐसे जिनके बेसिस पर इनको वर्गीकृत किया गया है। और उसके पश्चात फिर हम प्राणियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसमें हम हमारे सिलेबस में इंक्लूड जो 11 फाइलम्स हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं तो देखो, जो अपना एनिमल किंगडम है ठीक है, इस एनिमल किंगडम को अगर हम बात करें आर.एच. व्हिटेकर की वर्गीकरण पद्धति से, तो आर.एच. व्हिटेकर की वर्गीकरण पद्धति में इस एनिमल को 5वां जगत बनाया गया है। ठीक है, आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत प्रणाली दी थी, जिसमें 5वां जगत है अपना एनिमल किंगडम। ठीक है, इंट्रोडक्शन में अगर अपन बात करें तो हम इस एनिमल किंगडम के कुछ मुख्य फीचर्स को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, बाकी अदर फीचर्स भी हैं, कॉमन फीचर्स भी हैं, लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे मुख्य फीचर्स की। मुख्य फीचर में पहला आता है मल्टी सेलुलरिटी, बहुकोशिकीयता। ठीक है, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। सेकंड है अपना कि भाई जो जंतु जगत में जितने भी एनिमल्स आ रहे हैं अपने, ठीक है, उन एनिमल्स में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, क्योंकि कोशिका भित्ति पादपों में मिलती है। हम बात कर रहे हैं जंतुओं की, तो यहां पर सेल वॉल एब्सेंट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना मुख्य फीचर है वो है कि जंतु जगत में उपस्थित सभी जो एनिमल्स हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इनमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। क्लियर है? तो ये तो थे अपने कुछ मुख्य फीचर। ठीक है, अब हम बात करें कि भाई ये जो अपना एनिमल किंगडम है, ठीक है, इस एनिमल किंगडम को या इस एनिमल किंगडम में उपस्थित जितने जीव हैं, ठीक है,
उनको 35 फाइलम्स में 35 संघों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में 11 संघ इंक्लूड हैं, 11 संघ सम्मिलित हैं, तो हम 11 संघों के बारे में पढ़ेंगे। और वो 11 संघ कौन कौन से हैं तो हम उनको एक एक करके देखते हैं। पहला जो संघ है अपना वो है संघ पोरीफेरा, सेकंड है संघ सीलेंट्रेटा, थर्ड है संघ टिनोफोरा, फोर्थ है संघ प्लेटीहेलमिंथेस और फिफ्थ संघ है अपना एस्केलमिंथेस। छठा जो अपना संघ है वो है एनिलिडा, सातवां है आर्थ्रोपोडा, आठवां है मोलस्का, नवा है इकाइनोडर्मेटा और 10वां है हेमिकोडेटा। और जो अपना 11वां संघ है वो है कोर्डेटा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको ऑर्थोपोडा संघ से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल अगर अपन बात करें तो इस संघ में अब तक खोजे गए जितने भी एनिमल्स हैं, खोजे गए जितने भी जंतु हैं, उनका 2/3 भाग या खोजे गए जितने भी जीव हैं उनके 2/3 जीव इस संघ में सम्मिलित होते हैं। तो इसमें 2/3 एनिमल्स इंक्लूड होते हैं, इसलिए ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, एक और फैक्ट बात करता हूं मैं यहां पर मोलस्का से। तो ये जो मोलस्का है ये जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, ये तो बात हुई अपने इंट्रोडक्शन की। अब हम बात करते हैं वर्गीकरण के आधार की। मतलब कि भाई ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिनके बेसिस पर हमने इन जंतुओं को अलग अलग संघों में वर्गीकृत किया गया है। भाई कोई तो ऐसा आधार होगा ना जिसके बेसिस पर हम अलग अलग जंतुओं को अलग अलग संघों में रख रहे हैं। ठीक है, तो देखो वैसे अपन बात करें वर्गीकरण के आधारों की तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो 7 मेन वर्गीकरण आधार होते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहां पर डिस्कस करेंगे 8 के बारे में। पहला जो है अपना वो है संगठन का स्तर। ठीक है, सेकंड जो आधार है अपना वो है सम्मिति। थर्ड जो आधार है अपना वो है ध्येय प्रारूप। एक्चुअल में एनसीईआरटी में इसको डायरेक्ट ध्येय प्रारूप से ना देकर आहार नाल का जिक्र किया है। ठीक है, फोर्थ है अपना जनन स्तर की संख्या यानी कि जर्मिनल लेयर्स के बेसिस पर। फिफ्थ है अपना ध्येय गुहा यानी कि बॉडी कैविटी के बेसिस पर या सीलोम के बेसिस पर। और छठे नंबर पे है अपना खंडी भवन यानी कि सेगमेंटेशन। 7वें नंबर पे है अपना नोटोकोड और 8वें नंबर पे है अपना परिसंचरण तंत्र। इन 8 विशेषताओं के बेसिस पर, ठीक है, या इन 8 लक्षणों के आधार पर हमने जंतुओं को अलग अलग संघों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब देखो हम इनको 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। पहला है अपना संगठन के स्तर। ठीक है, तो देखो संगठन के स्तर पर जो जंतु है, ठीक है, उनमें 4 प्रकार के संगठन पाए जाते हैं। पहला है कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन मतलब कि वे जंतु जिनका शरीर सिर्फ कोशिकाओं के एकत्रण से बन रहा है, ये पाया जाता है हमें संघ पोरीफेरा में। ठीक है बच्चों, सेकंड है अपना टिश्यू लेवल या ऊतक, और ऊतक लेवल का जो संगठन है वो हमें मिलता है सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में। ठीक है, थर्ड जो अपना है संगठन का स्तर वो है अंग या ऑर्गन लेवल, और ऑर्गन लेवल जो स्तर है
वो मिलता है हमें सिर्फ प्लेटी-हेल्मिंथिस संघ के सदस्यों में। ठीक है, यानी कि सिंपल से वे में कह सकते हैं हम कि भाई ऊतकों के निर्माण की प्रक्रिया सिलेंट्रेटा टिनोफोरा से शुरू हुई और अंगों के निर्माण की प्रक्रिया प्लेटी-हेल्मिंथिस से शुरू हुई। और अपना लास्ट जो संगठन का स्तर है वो है अंगतंत्र। और अंगतंत्र संगठन का जो स्तर है यह मिलता है एस्केल्मिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा संघ के जीवों में। यानी कि एस्केल्मिंथ से लेकर जो हमारे कोर्डेटा संघ के जीव हैं उनमें पाया जाता है अंगतंत्र संगठन का स्तर। ठीक है, ये तो बात हुई अपनी संगठन के स्तर की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं और अगला है अपना वर्गीकरण का आधार, वो है सममिति। ठीक है, सममिति जिसे हम कहते हैं सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री का मतलब क्या हो गया? देखो, सिमेट्री के बेसिस पर फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें, ठीक है, तो ये 3 प्रकार की होती है। पहली है असममिति, दूसरी है अरीय सममिति और तीसरी है हमारी द्विपार्श्व सममिति। ठीक है, यानी कि एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। क्लियर है बच्चों? एसिमेट्री का देखो सिंपल सा मीन्स क्या होता है, ठीक है, कि वे जीव जिनके शरीर के केंद्रीय अक्ष से, ठीक है, किसी भी प्लेन में कोई भी लाइन गुजरे, ठीक है, या केंद्रीय अक्ष से कोई भी तल में उन जीवों को 2 समान भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, ऐसे जीव कहलाते हैं असममित जीव। और असममिति मिलती है पोरीफेरा संघ के जो सदस्य है, ठीक है, उनमें सिर्फ जैसे कि बात करें स्पोंजिला में। ठीक है, सेकेंड बात करें हम अरीय सममिति की। और अरीय सममिति क्या होती है? तो देखो, अरीय सममिति का मतलब ये होता है कि वे जंतु जिनके शरीर के केंद्रीय अक्ष से, ठीक है, किसी भी तल में कोई भी रेखा गुजरे, कोई भी प्लेन में कोई भी रेखा गुजरे, वो उस जीव के शरीर को 2 समान भागों में बांट दे। यानी कि सिंपल से में कह सके, शरीर के केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली 1 से अधिक रेखाएं उस जीव के शरीर को 2 समान भागों में बांटती है, तो उन जीवों को कहते हैं हम अरीय सममित जीव। ठीक है, जैसे बात करें हम सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में, जैसे कि हाइड्रा होता है, इस तरह से हाइड्रा की बॉडी होती है। ठीक है, ये इसके टेंटिकल्स होते हैं, यानी स्पर्शक होते हैं। अब इस हाइड्रा के शरीर को आप किसी भी तल से काटो तो भी 2 समान भागों में बटेगा, इधर से काटोगे तो भी, इधर से भी और इधर से भी। ठीक उसी तरह से टिनोफोरा में प्लूरोब्रेकिया होता है, वो भी समान अरीय सममिति दर्शाता है। और इसका एक अपवाद होता है, और इसका अपवाद होता है इकाइनोडर्मेटा। जो वयस्क इकाइनोडर्मेट्स होते हैं वो अरीय सममित दर्शाते हैं, जबकि बात करें हम लार्वा जो इकाइनोडर्मेटा का होता है वो द्विपार्श्व सममित दर्शाता है। ठीक है, जैसे ये डायग्राम दिख रहा है आपको, इस जीव को हम 1 से अधिक प्लेन से कट कर रहे हैं तो ये 2 समान भागों में विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी अरीय सममिति। अब बात करते हैं हम द्विपार्श्व सममिति की। तो देखो, द्विपार्श्व सममिति क्या होती है? तो वह जीव जिनके शरीर के केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली एक रेखा, सिंपल एक रेखा की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक रेखा ही उसके शरीर को 2 समान भागों में विभाजित करे, ऐसे जीव द्विपार्श्व सममित जीव कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो द्विपार्श्व सममिति है वो मिलती है प्लेटी-हेल्मिंथिस से लेकर कोर्डेटा संघ के जो सदस्य हैं उनमें। यानी कि सिंपल से वे में बात करें तो जैसे हम हमारी बात करते हैं तो हम हमारे शरीर को सिर्फ एक ऐसी अक्ष है, ये अक्ष, इससे 2 समान भागों में विभाजित करते हैं या 2 समान भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिससे कि दोनों जो समान भाग है उनमें समान अंग उपस्थित हो। ठीक है, तो ऐसी सममिति कहलाती है द्विपार्श्व सममिति।
ठीक है। इसमें एक अपवाद है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा है, ठीक है, वयस्क इकाइनोडर्मेटा में तो अपना अरीय सम्मिति मिलेगी, लेकिन इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में द्विपार्श्व सम्मिति मिलेगी। ठीक है, जैसे ये एक डायग्राम दिखा रखा आपको, जो केकड़े का डायग्राम है, इस केकड़े को हम सिर्फ इस रेखा से दो समान भागों में बांट सकते हैं ताकि दोनों तरफ इसके समान अंग उपस्थित हो। अगर हम इसे इस प्लेन से बांटने की कोशिश करें तो समान अंग उपस्थित नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सम्मिति मिलती है हमें प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कोर्डेटा संघ के जो सदस्य हैं उनमें। क्लियर है। अगले बात करें हम, और अगला अपना वर्गीकरण का आधार है देहगुहा या सीलोम या प्रेगुहा। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें प्रेगुहा क्या होती है। ठीक है, तो देखो देहगुहा बॉडी में उपस्थित एक कैविटी होती है जो मीजोडर्म से आश्रित होती है। ठीक है, इसके आधार पर ये तीन प्रकार होते हैं इसके, पहला अगुहा या दूसरा कूट गुहा और तीसरा प्रेगुहा या वास्तविक गुहा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें अगुहीय एनिमल्स क्या होते हैं, तो वे जीव जिनके शरीर में, ठीक है, जो गुहा या सीलोम या जो अपनी बॉडी कैविटी है वो अनुपस्थित होती है, उन जीवों को कहते हैं हम अगुहीय जीव। और प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जितने भी सदस्य हैं वो सारे अगुहीय होते हैं। ठीक है, जैसे ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में जो हमारा एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है और एंडोडर्म है, तीनों स्तर उपस्थित है, लेकिन मीजोडर्म वाला जो लेयर है इसमें कोई गुहा का निर्माण नहीं हो रहा है, तो मतलब यहाँ गुहा अनुपस्थित है। ठीक है, तो ये जीव अगुहीय कहलाएंगे। दूसरा है अपना कूटगुहीय जीव। ठीक है, तो कूट गुहा जो होती है इसमें क्या होता है कि मीजोडर्म में जो देह गुहा का निर्माण होता है वो सतत रूप से ना होकर पाउचेज के फॉर्म में होता है, या फिर हम कह सकते हैं असतत रूप से होता है। जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये अपनी एक्टोडर्म है और ये अपनी एंडोडर्म है, ये अपनी मीजोडर्म है जिसमें पाउचेज के रूप में देह गुहा का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे जीव कहलाते हैं कूट देहगुहीय जीव। ठीक है, और कूट देहगुहा पाई जाती है एस्केलमिन्थेस जीवों के एस्केलमिन्थेस संघ के सदस्यों में। ठीक है, वहीं अपन बात करें प्रेगुहा या वास्तविक गुहा की। ठीक है, तो प्रेगुहा या वास्तविक गुहा क्या होती है, तो देखो कि भाई मीजोडर्म के अंदर बनी हुई एक कैविटी होती है जो दोनों तरफ से मीजोडर्म लेयर से आश्रित रहती है, जिसके अंदर हमारे शरीर के सारे अंग उपस्थित होते हैं। जैसे ये एक्टोडर्म, ये और ये मीजोडर्म, और ये सबसे अंदर वाला स्तर एंडोडर्म, और इस मीजोडर्म के अंदर उपस्थित ये जो गुहा या कैविटी है ये कहलाती है हमारी सीलोम या देहगुहा। ठीक है, और ऐसे जंतु वास्तविक देहगुहीय जंतु कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है एनेलिडा संघ से लेकर कोर्डेटा संघ तक के जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे वास्तविक देहगुहीय होते हैं। क्लियर है। अगला जो अपना वर्गीकरण का आधार है वो है अपना जनन स्तरों की संख्या, जर्मिनल लेयर्स की संख्या। और जर्मिनल लेयर्स की संख्या की उपस्थिति के आधार पर जीव होते हैं दो प्रकार के, पहला है अपना डिप्लोब्लास्टिक और दूसरे होते हैं अपने ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक वे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ दो जनन स्तर उपस्थित होते हैं, और दो जनन स्तर कौन कौन से, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, इन जंतुओं में मीजोडर्म स्तर के स्थान पर एक मीजोग्लियल लेयर पाई जाती है। ये वाली जो लेयर है ये मीजोग्लियल लेयर है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल यानी कि पोरीफेरा, सिलेंटेटा और टीनोफोरा, इन तीनों संघों के जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो सारे होते हैं द्विकोरकीय या डिप्लोब्लास्टिक। वही हम बात करें सेकंड, तो सेकंड होते हैं अपने ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि इन जीवों के शरीर में तीनों जनन स्तर उपस्थित होते हैं। तीनों जनन स्तर कौन कौन से, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तो तीनों जनन स्तर वाले जो जीव हैं वो कहलाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिकोर की। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में आपको तीनों जनन स्तर दिख रहे हैं।
जैसे एक्टोडर्म को बाह्य त्वचा बोला है, एंडोडर्म को अंत्य त्वचा बोला है, और ये रही अपनी मध्य त्वचा या मीजोडर्म। ठीक है, इसके एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ से लेकर कोर्डेटा संघ तक के जितने भी जीव हैं सारे त्रिकोर की होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्गीकरण का अगला आधार, और वर्गीकरण का अगला आधार है सेगमेंटेशन या खंडीभवन। ठीक है, सेगमेंटेशन या खंडीभवन की बात करें हम तो देखो दो प्रकार का सेगमेंटेशन होता है। ठीक है, एक कूट खंडीभवन, एक वास्तविक खंडीभवन। कूट खंडीभवन देखने को मिलता है आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस जो संघ है उसके जीवों में। वास्तविक जो खंडीभवन है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा में। ठीक है, वास्तविक संघ जो वास्तविक खंडीभवन है वो होता क्या है तो देखो वास्तविक खंडीभवन में जो जीव है उसका शरीर बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से, यानी बाह्य और आंतरिक दोनों रूप से ये कंप्लीटली खंडों में डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि इसके साथ में ही वो जो खंड है उन खंडों में कुछ अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होनी चाहिए। जैसे हम बात करें केंचुए की, केंचुए का शरीर इस प्रकार से अंत और बाह्य रूप से खंडित रहता है। ठीक है, ऊपर से देखें तो रिंग जैसी स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, लेकिन केंचुए के जो इन खंड है इन खंडों में कुछ अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। जैसे देखो ये समान अंग 3 खंडों में उपस्थित है। ठीक है, तो ये कहलाता हमारा वास्तविक खंडीभवन। क्लियर है। हमारा जो नेक्स्ट वर्गीकरण का आधार है वो है पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड। ठीक है, पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड होता क्या है तो देखो ये पृष्ठरज्जु मीजोडर्म से उत्पन्न छड़नुमा संरचना होती है जो पृष्ठ भाग में उपस्थित होती है, यानी पृष्ठीय सतह में उपस्थित होती है। ठीक है, अब देखो नोटोकॉर्ड की उपस्थिति और अनुपस्थिति के बेसिस पर जीवों को 2 समूहों में विभाजित किया गया है। एक है हमारे नॉन कॉर्डेट्स और दूसरे हैं कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स मतलब वे जीव जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, और कॉर्डेट्स मतलब वे जीव जिनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। अब कॉर्डेट्स में ये नोटोकॉर्ड जीवन की किसी भी अवस्था में उपस्थित हो सकती है। हो सकता है भ्रूणीय अवस्था में उपस्थित हो सकता है ये जीवन पर्यंत बनी रहे। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के समूह हो जाते हैं नोटोकॉर्ड की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्गीकरण का आधार है वो है देह प्रारूप या बॉडी प्लान। ठीक है, देह प्रारूप या बॉडी प्लान के बेसिस पर हम बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं ये, कोशिका एकत्र प्रणाली, अंधकोश प्रणाली और नलिका के अंदर नलिका प्रणाली। कोशिका एकत्रण प्रणाली का मतलब क्या हो गया, वे जीव जिनका शरीर कोशिकाओं के एकत्रित होने से निर्मित हो रहा है। ठीक है, लेकिन इनमें जो कोशिकाएं हैं वो अपना अपना इंडिविजुअल फंक्शन कर रही हैं, अलग अलग कार्य कर रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई 5-6 कोशिकाएं एकत्रित हुई और समान प्रकार से कार्य करने लग गई, वो तो फिर ऊतक हो गया अपना। ठीक है, तो कोशिका एकत्रण जो प्रणाली है वो पाई जाती है पोरीफेरा संघ के सदस्यों में यानी स्पंजों में। वहीं हम बात करें अंधकोश प्रणाली क्या होती है। ठीक है, तो अंधकोश प्रणाली में याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि वे जीव जिनके अंदर अपूर्ण आहार नाल पाई जाती है। अपूर्ण आहार नाल का मतलब क्या हो गया कि वे जीव जिनके पाचन तंत्र में केवल हमें एक ही छिद्र मिले और ये छिद्र मुख का भी कार्य करे और गुदा का भी कार्य करे, मतलब इसी छिद्र से ये भोजन खाए और इसी छिद्र से ये मल त्याग करे। ठीक है, ये जो अंधकोश प्रणाली है ये पाई जाती है सिलेंटेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के सदस्यों में। जैसे ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये हाइड्रा का डायग्राम है, ये इसका मुख है। ठीक है, इस छिद्र से ही क्या करेगा, ये भोजन खाएगा, उसको डाइजेस्ट करके इसी छिद्र से ये बाहर निकाल देगा। तो ये होती है अंधकोश प्रणाली। ठीक है, अगला है अपना नलिका के अंदर नलिका प्रणाली या नाल के अंदर नाल प्रणाली, ट्यूब विद इन ट्यूब। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि वे जीव जिनके अंदर पूर्ण आहार नाल पाई जाती है वो सारे जीव, उन सभी जीवों में नलिका के अंदर नलिका प्रणाली
उपस्थित होती है। पूर्ण आहार नाल का मतलब क्या हो गया कि भाई जो पाचन तंत्र है, इस पाचन तंत्र में दो होते हैं छिद्र, यानी कि आहार नाल में मिलेंगे दो छिद्र, जिसमें से एक तो मुख का कार्य करेगा और दूसरा करेगा गुदा का कार्य, दूसरा करेगा गुदा का कार्य। ठीक है, ये जो नलिका के अंदर नलिका प्रणाली है, ये एस्केलमेंथिस से लेकर कोर्डेटा तक के जितने भी जीव है उनमें पाई जाती है। जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये जो जीव है ये इसका माउथ है और ये इसका एनस है, ये तो होगी इसका मुख और ये इसकी गुदा, दो अलग अलग छिद्र हैं। ये अपनी आहार नाल हो गई, ये अपनी आहार नाल हो गई। अब आपको ये एनिमल ऐसे दिखाई दे रहा है ना कि भाई खुद तो एक ट्यूब नलिका जैसा है और इसके अंदर भी एक नलिका उपस्थित है, इसलिए इस प्रणाली को बोला है नलिका के अंदर नलिका प्रणाली। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्गीकरण के नए आधार की, और अगला आधार है अपना परिसंचरण तंत्र। ठीक है, परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, हमने पढ़ा है, एक खुला परिसंचरण तंत्र, एक बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो देखो खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या हो गया कि इनमें रक्त वाहिनियां उपस्थित होंगी, इनमें जो रक्त है वो एक कैविटी में भरा होता है जिसे हीमोसील कैविटी बोलते हैं, और सारे जो ऑर्गन्स हैं उस रक्त के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते हैं। वहीं बात करें बंद परिसंचरण तंत्र की, तो बंद परिसंचरण तंत्र का निर्माण नलिकाओं से होता है, मतलब कि इसमें रक्त वाहिनियां उपस्थित होती हैं और सभी अंगों तक रक्त वाहिनियां रक्त को लेकर जाती है। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है हार्ट से रक्त जा रहा है और एक ये कॉमन स्पेस है जहां पर आकर ये खुल रहा है, इसमें सारे ऑर्गन डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में है। वैसे ही हम बात करें तो बंद परिसंचरण में हृदय से रक्त जा रहा है जो रक्त वाहिनियों से अंगों तक पहुंच रहा है। ठीक है, जो रक्त वाहिनियों से अंगों तक पहुंच रहा है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा हमें आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा संघ के जीवों में, जबकि बंद परिसंचरण तंत्र जैसे एनेलिडा और कॉर्डेटा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो थे अपने वर्गीकरण के आधार। हम इसको एक फ्लो चार्ट से देख लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट से देखने पर आपको पता चलेगा कि भाई हमारा जो प्राणी जगत है इसको बोलते हैं हम एनिमेलिया, ये सारे बहुकोशिकीय होते हैं, मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम संगठन का स्तर। संगठन के स्तर के बेस पे बात करें तो कोशिकीय स्तर मिलता है हमें पोरीफेरा में। वहीं बात करें हम ऊतक स्तर, तो ऊतक स्तर मिलेगा हमें सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में। वहीं बात करें अंग स्तर की, तो अंग स्तर केवल मिलेगा हमें प्लेटीहेल्मिन्थीज में, और अंग तंत्र स्तर बाकी जितने भी बचे हुए संघ है एस्केलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ठीक है, अगले संगठन के स्तर वर्गीकरण के आधार की बात करें तो अगला है हमारा सममिति। ठीक है, सममिति के बेस पे बात करें तो भाई जो पोरीफेरा होते हैं या पोरीफेरेंस होते हैं ये सारे होते हैं, जैसे कि बात करें पोरीफेरेंस में जो अपनी स्पोंजिला है ये असम्मित होता है। ठीक है, वही बात करें हम अरेय सम्मिति की तो सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा के जो जीव हैं वो अरेय सम्मिति दर्शाते हैं। वही बात करें द्विपार्श्व सम्मिति की तो प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा संघ के जो सदस्य हैं ये सभी द्विपार्श्व सम्मिति दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सीलोम या बॉडी कैविटी के बेसिस पर। ठीक है, तो देखो जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं ये एसीलोमेट होते हैं, एगुये होते हैं, हमने पढ़ा है। वहीं हम बात करें जो एस्केलमिन्थीज होते हैं गोलकृमि, ये कूटगुहिये होते हैं, इनमें पाउचेज के फॉर्म में देहगुआ का निर्माण होता है। और बाकी बच्चे जो अपने एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा ये सारे संघ वास्तविक देहगुआ दर्शाते हैं, वास्तविक देहगुआ इनमें पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो जनरली हुए अपने वर्गीकरण के आधार। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्राणियों के वर्गीकरण की। ठीक है भाई, प्राणियों के जो वर्गीकरण है जैसे मैंने आपको बताया
कि भाई वर्गीकरण के आधार के बेसिस पर या वर्गीकरण के आधारों के बात करें बेसिस पर ये जो जीव है इनको टोटल 35 फाइलम्स में डिवाइड किया है, 35 संघों में डिवाइड किया है। लेकिन हमको पढ़ने कितने हैं? सिर्फ 11, क्योंकि हमारे सिलेबस में 11 ही है। ठीक है, तो हम बात करते हैं फर्स्ट जो हमारा फाइलम है उससे, और पहला फाइलम है हमारा संघ पोरीफेरा। अब देखो जैसे मैं आपको बात करूं तो देखो ये जो अपने प्राणियों का वर्गीकरण है, इस प्राणियों के वर्गीकरण में हमको 3 मेजर चीजें पढ़नी है। पहला पढ़ना है सामान्य लक्षण, जो मैंने आप लोगों को वर्गीकरण के आधार के बेसिस पे पढ़ा दिए। सेकंड पढ़ेंगे हम इसमें विशिष्ट लक्षण, और थर्ड पढ़ेंगे हम इसमें उदाहरण। मतलब ये 3 चीजें हमें बेसिक सी याद रखनी है। ठीक है, तो मैंने आपको सामान्य लक्षण पढ़ा दिए वर्गीकरण के आधार, वर्गीकरण के जो आधार हैं उनके रूप में। अब बात करते हैं हम इन संघों में विशिष्ट लक्षणों की और उदाहरणों की। ठीक है, तो देखो पोरीफेरा है, ठीक है, इनको हम सामान्यतः स्पंज नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इनको हम छिद्रित शरीर युक्त प्राणी भी कहते हैं। छिद्रित शरीर युक्त प्राणी, क्योंकि देखो पोरीफेरा जो वर्ड है, ठीक है, ये जो पोरीफेरा टर्म से 2 वर्ड से मिलकर बनी है, पोरी और फेरेंस। पोरी का मतलब होता है छिद्रित और फेरेंस का मतलब होता है रखने वाले जीव, यानी कि वे जीव जिनके शरीर में, जिनकी बॉडी में छिद्र पाए जाते हैं उन्हें हम पोरीफेरेंस कहते हैं। ठीक है, इनके विशिष्ट लक्षणों की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये जो पोरीफेरेंस है वो अधिकतर अलवणीय जल में अधिकतर लवणीय जल में मिलते हैं। ये लवणीय जल है, अधिकतर लवणीय जल में मिलते हैं। सिर्फ जो एकमात्र इसका स्पॉन्जिला ऐसा सदस्य है जो हमें स्वच्छ जलीय या अलवणीय जल में मिलता है। सेकंड इसके विशिष्ट लक्षण की बात करूं तो सेकंड विशिष्ट लक्षण है इसका जलनाल तंत्र की उपस्थिति। भाई इनकी बॉडी में जलनाल तंत्र पाया जाता है। ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अब वाटर कैनाल सिस्टम किस तरह से बनता है तो देखो हम बोल रहे हैं कि भाई ये जो जीव हैं छिद्रित शरीर वाले जीव हैं, तो इनकी बॉडी में छिद्र मिलेंगे हमें। तो 2 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं इनकी बॉडी में, एक तो छोटे और इसकी शरीर सतह पर पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं हम ओस्टिया, ये अनेक होते हैं। और एक बड़ा और इसके शीर्ष भाग पर पाया जाता है, इसे कहते हैं हम ओस्कुलम। ओस्कुलम ठीक है। अब देखो मैं अगर बात करूं आपको नाल तंत्र दर्शाने की, तो देखो मैं इसकी कट सेक्शन बनाता हूं एक। देखो ये इसकी बॉडी वॉल है, और बॉडी वॉल में काफ़ी सारे मिलेंगे हमको ओस्टिया इस तरह से। ठीक है, तो ये तो हो गए ओस्टिया, इधर रहता है ओस्कुलम भाई साहब। और ये इसकी जो कैविटी होती है, इस कैविटी को बोलते हैं हम स्पंज गुहा। ठीक है, तो जलनाल तंत्र का निर्माण कर रहे हैं ये ओस्टिया, स्पंज गुहा और ओस्कुलम। मतलब क्या होता है देखो, इस जलनाल तंत्र में इन ओस्टिया की हेल्प से वाटर एंटर करता है, वाटर एंटर करेगा, एंटर करके वाटर पहुंचता है कहां पर, स्पंज गुहा में, और ओस्कुलम की हेल्प से ये बाहर निकलता है। अब भाई ये जो स्पंज गुहा है ये इनमें क्या काम करती है, तो देखो स्पंज गुहा इनको भोजन प्राप्त करने में सहायता करती है, श्वसन में सहायता करती है और उत्सर्जन में सहायता करती है। ठीक है, वही हम बात करें अगले विशिष्ट लक्षण की, तो अगला विशिष्ट लक्षण है कि भाई इनकी जो बॉडी है उसमें कोइनोसाइट या कॉलर सेल्स पाई जाती हैं, जो इस स्पंज गुहा में अंदर की ओर उपस्थित होती हैं, इधर उपस्थित होती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट फीचर की बात करें हम,
तो अगला फीचर है कि भाई ये उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, उभयलिंगी मतलब कि एक ही जो जीव है उसके अंदर नर और मादा दोनों सेक्स उपस्थित होते हैं। इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। वहीं बात हम करें कि इनके कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनमें लार्वावस्था पाई जाती है, इसके बेसिस पर हम कहते हैं कि इनमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। इनमें अंतर कोशिकीय पाचन पाया जाता है, मतलब कि भोजन का पाचन कोशिका के अंदर होता है। ठीक है, तो ये तो विशिष्ट लक्षण हुए अपने संघ पोरिफेरा के। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। ठीक है, तो देखो इसके एग्जाम्पल है जैसे साइकॉन, जिसे हम साइफा भी कहते हैं, ये हमें एनसीईआरटी में दे रखा है। दूसरा है स्पोंजिला, जिसे हम स्वच्छ जलीय स्पंज कहते हैं, ये वाला, ये साइकॉन, ये स्पोंजिला। और थर्ड है अपना यूस्पोंजिया, जिसे हम बाथ स्पंज कहते हैं। ठीक है, देखो विशिष्ट लक्षण, जो कॉमन फीचर्स यानी सामान्य लक्षण, ये तो हम पढ़ रहे हैं, साथ में ही यहाँ पर आपको फोकस करके चलना है इनके एग्जाम्पल्स पर। ठीक है, बच्चों को लगता है कि भाई जो एनिमल किंगडम एक टफेस्ट चैप्टर है, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो ये बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बड़ा सिंपल वे में पढ़ रहे हैं हम लोग इसे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले संघ की, और नेक्स्ट संघ है हमारा सेकंड संघ सीलेंट्रेटा। ठीक है, इन्हें हम निडेरिया भी कहते हैं या निडेरियंस भी कहते हैं कॉमन रूप से। अब बात आती है कि भाई इन्हें हम निडेरियंस क्यों कहते हैं, तो देखो इस संघ के जीवों के जो शरीर में एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिसे बोलते हैं हम निडोब्लास्ट या दंश कोशिका। ये जो निडोब्लास्ट है, ये इन जीवों के स्पर्शकों और शरीर दोनों पर उपस्थित होती है। जैसे हाइड्रा है, तो हाइड्रा में स्पर्शक होते हैं ना, जैसे ये माउथ है, ये हाइड्रा की बॉडी है, ये स्पर्शक है। तो भाई साहब ये निडोब्लास्ट सेल्स है ना, ये निडोब्लास्ट सेल्स है, ये स्पर्शकों पर भी पाई जाएंगे और इसकी शरीर सतह पर भी पाई जाएंगी। ठीक है, अब ये जो निडोब्लास्ट सेल्स हैं, ये क्या क्या काम करती है, तो ये निडोब्लास्ट सेल्स इनको शिकार से बचने में हेल्प करती है। दंश कोशिका है तो इनको स्थिरण में सहायता करती है कि बाय द वे अगर इनको कहीं फिक्स होना है तो इन निडोसाइट सेल्स की हेल्प से ये फिक्स हो जाते हैं। और ये शिकार करने में भी सहायता करती है, शिकार को पकड़ने में भी सहायता करती है। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ही कोई शिकार या जैसे ही कोई जीव इनके संपर्क में आता है, सपोज दैट कोई हाइड्रा के संपर्क में आया है कोई जीव, तो ये निडोब्लास्ट सेल्स जैसे ही इसके संपर्क में कोई जीव आता है तुरंत उसकी बॉडी में धंस जाती है। ठीक है, तुरंत फायर करती है और तुरंत बॉडी में धंस जाती है। अब जैसे ये बॉडी में धंसती है तो इनसे एक रसायन स्रावित होता है जो उस जीव को पैरालिसिस कर देता है, यानी कि उस जीव को लकवा मार जाता है और जीव भाग नहीं पाता। इस तरह से ये शिकार को पकड़ लेती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके विशिष्ट लक्षणों की। तो देखो इनमें जठर संवहनी गुहा पाई जाती है जो पाचन और परिसंचरण दोनों का काम करती है। सेकंड विशिष्ट लक्षण है इसका कि भाई इनका जो मुख है वो अधोमुख प्रकार का होता है और चारों ओर से स्पर्शकों से घिरा होता है, ये मुख है। ठीक है, वहीं हम बात करें तो इनके अंदर अंतरकोशिकीय और अंतरकोशिकीय दोनों प्रकार का पाचन पाया जाता है, मतलब कि भोजन का पाचन कोशिका के बाहर भी होगा और कोशिका के अंदर भी होगा, तो दोनों प्रकार का पाचन हो गया। और हम बात करें तो इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है, यानी कि ये लैंगिक जनन भी करते हैं और अलैंगिक जनन भी करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। ठीक है तो देखो एग्जाम्पल्स की हम बात करें उससे पहले मैं एक और इसका विशिष्ट लक्षण समझाना चाहता हूं, और उसका विशिष्ट लक्षण है मेटाजेनेसिस या पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो देखो इस संघ के कुछ जीव ऐसे हैं, ठीक है, जिनके जीवन में दो प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है। ठीक है, एक तो स्वतंत्र तैराक और एक स्थिर। ठीक है, जो स्थिर अवस्था होती है वो बेलनाकार होती है और उसे कहते हैं हम पोलिप, जबकि जो स्वतंत्र तैराक या मुक्त जीवी जो अवस्था होती है वो छतरीनुमा होती है और मेडुसा कहते हैं हम उसे। ठीक है, अब देखो होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो
पीढ़ी एकांतरण दर्शाने वाला जो जीव है उसका एग्जाम्पल बता दूं मैं, वो है ओबेलिया। ठीक है, अब पीढ़ी एकांतरण क्या होता है तो देखो कि भाई जो मेडुसा स्टेज है, इस मेडुसा से पोलिप का फॉर्मेशन होना और पोलिप से मेडुसा का फॉर्मेशन होना, यही प्रोसेस कहलाती है पीढ़ी एकांतरण या मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें मेडुसा से पोलिप का निर्माण लैंगिक जनन के द्वारा होता है और पोलिप से मेडुसा का निर्माण अलैंगिक जनन के द्वारा होता है। याद रहेगा, मेडुसा से पोलिप का निर्माण लैंगिक जनन और पोलिप से मेडुसा का निर्माण अलैंगिक जनन। ठीक है, जैसे ओबेलिया ये पीढ़ी एकांतरण दर्शाता है। क्लियर है? इसके उदाहरणों की बात करें हम तो उदाहरण है जैसे फाइसेलिया, जिसे हम कॉमन कहते हैं पुर्तगाली युद्ध मानव या पुर्तगाली युद्धपोत। दूसरा है एडम्सिया, ठीक है, जिसे हम कहते हैं समुद्री एनीमोन। तीसरा है पेनेटुला, जिसे हम कहते हैं समुद्री पिच। चौथा है गोर्गोनिया, जिसे हम कहते हैं समुद्री व्यंजन। पांचवा है मैंड्रीना, जिसे हम कहते हैं मस्तिष्क कोरल या ब्रेन कोरल। ठीक है, तो ये है इसके एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले संघ की ओर और अगला संघ है हमारा संघ टीनोफोरा। ठीक है, जिन्हें हम समुद्री अखरोट या कंकत जेली भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिनका सामान्य नाम हम समुद्री अखरोट या कंकत जेली कहते हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें इसके विशिष्ट लक्षणों की, तो पहला विशिष्ट लक्षण है कि भाई इनके शरीर पर 8 कंकत पट्टिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और वो कंकत पट्टिकाएं पक्षमा भी होती है, जैसे ये प्लूरोब्रेकिया है, इसके शरीर पर ये 8 कंकत पट्टिकाएं हैं। ये 8 कंकत पट्टिकाएं स्पर्श को युक्त होती है, जो इसे चलने में सहायता करती है, यानी कि ये गमन में सहायक होती है। वहीं बात करें हम सेकंड फीचर की, सेकंड फीचर है जैव संदीप्ति, कि भाई ये जो जीव है वो जैव संदीप्ति दर्शाते हैं। ठीक है, जैव संदीप्ति मतलब बायोल्यूमिनेसेंस दर्शाते हैं, यानी कि इनके अंदर लाइट इमिट करने की क्या होती है प्रॉपर्टी, लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अगला विशिष्ट लक्षण है कि ये अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कि भाई इनमें अंतराकोशिकीय और अंतरकोशिकीय दोनों प्रकार का पाचन पाया जाएगा, मतलब पाचन कोशिका के अंदर भी हो रहा है और कोशिका के बाहर भी हो रहा है। क्लियर है? इनमें अप्रत्यक्ष परिवर्तन पाया जाता है। अप्रत्यक्ष परिवर्तन पाया जाता है मतलब इनमें लार्वा अवस्था उपस्थित होगी और इनका जो लार्वा है उसे कहते हैं हम सीडिपिड लार्वा। ठीक है, इनके लार्वा को क्या कहते हैं हम सीडिपिड लार्वा। वही हम बात करें तो भैया ये केवल हमें लवणीय जल में पाए जाएंगे, अलवणीय जल में ये अनुपस्थित होंगे। क्लियर है? बात करें हम इनके एग्जाम्पल्स की तो इनके एग्जाम्पल्स 2 ही दिए गए हैं एनसीईआरटी में, प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे संघ टीनोफोरा की। अब चलते हम अगले संघ की ओर और अगला संघ है हमारा संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, जिन्हें हम सामान्यतः चपटे क्रम में भी बुलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो पृष्ठ और अधर सतह से क्या होती है चपटी होती है, जैसे मोबाइल चपटा होता है ना, ठीक उसी तरह से। ठीक है, इसके विशिष्ट लक्षणों की बात करें तो पहला लक्षण है कि भाई देखो, पहला लक्षण है इसमें कि ये अधिकांशतः अंतःपरजीवी होते हैं। प्लेनेरिया इसमें ऐसा है जो स्वतंत्र जीवी होता है। ठीक है, अब अंतःपरजीवी होते हैं तो मतलब जो भी पोषी जीव है उसके शरीर के अंदर रहेंगे। अब शरीर के अंदर रहेंगे तो इसमें शरीर के अंदर रहने के लिए इन जीवों में कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम अंतःपरजीवी अनुकूलन। और ये अंतःपरजीवी अनुकूलन कौन कौन से होते हैं तो देखो, पहला तो इनके अंदर हुक्स पाए जाएंगे जिन्हें हम अंकुश कहते हैं। ठीक है, ये हुक्स क्या करते हैं, इनको जो भी पोषी जीव है उसकी आहार नाल में चिपकने में सहायता करते हैं, यानी कि इन हुक्स की सहायता से ये पोषी जीव की जो आहार नाल है, जो आंत्र है, उसके अंदर क्या होते हैं चिपक जाते हैं। ठीक है, सेकंड, इनके अंदर चूसक पाए जाते हैं, सकर्स बोलते हैं हम।
और इन सकर्स की हेल्प से ये क्या करता है, वो जो पोषीजीव है उसके आहार नाल में जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ये क्या करता है, अवशोषित करता है। थर्ड है अपना कि भाई इनकी जो त्वचा है उस पर क्यूटिकल की परत मिलती है। ठीक है, क्यूटिकल एक प्रतिरोधी पदार्थ होता है जो इसे पोषी जीव की आहार नाल में उपस्थित जो पाचक एंजाइम है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, उससे सुरक्षित रखता है। ठीक है, हम बात करें इसके अगले विशिष्ट लक्षण की, तो इनमें उत्सर्जन और परासरण नियमन के लिए विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जिन्हें बोलते हैं हम ज्वाला कोशिकाएं या प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इनमें जो श्वसन है वो होता है सामान्य शरीर सतह द्वारा। प्लेनेरिया जो है इनमें अलैंगिक जनन करता है और ये लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के ही जनन दर्शाते हैं। ठीक है, अब बात करें हम इसके एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स है इसके टीनिया जिसे हम फीताकृमि भी कहते हैं और फेसियोला जिसे हम पर्णकृमि भी बोलते हैं। ठीक है, जिनके डायग्राम एनसीईआरटी में एज इट इज दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है यहाँ पर, भाई जितने भी एनसीईआरटी के डायग्राम्स है ना, उन डायग्राम्स को अच्छे से देख लेना है, यानी कि अच्छे से उनको अपने माइंड में फिट कर लेना है, क्योंकि डायग्राम के बेसिस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में और एग्जाम्पल के बेसिस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले संघ पर, और अगला संघ है हमारा संघ एस्केलमिंथीज जिन्हें हम कहते हैं गोलकृमि। अब बात करें कि भाई इन्हें गोलकृमि क्यों कहते हैं, तो देखो जब भी इनके शरीर को इस प्रकार से काटा जाता है और देखा जाता है तो ये इस प्रकार से गोल दिखाई देते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं गोलकृमि। ठीक है, इसके विशिष्ट लक्षणों की बात करें तो पहला है कि भैया इनमें पूर्ण आहार नाल मिलती है। ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल बात करें तो इनमें पेशीय ग्रसनी पाई जाती है, जिससे कि ये जो भी जीव जिसके अंदर ये परजीवी के रूप में रहते हैं उससे अपना भोजन आसानी से ग्रहण कर सके। सेकंड फीचर है कि भाई इनमें उत्सर्जी संरचना मिलती है, उत्सर्जी रंध्र मिलते हैं। ठीक है, अगला है कि इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब क्या हो गया कि हम जीव के शरीर को देखकर ये बता सकते हैं कि भाई ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो देखो लैंगिक द्विरूपता मतलब कि हम नर और मादा को अलग अलग पहचान सकते हैं। इनमें जो नर होते हैं वो छोटे होते हैं और मादा होती है जो लंबी होती है। ये भाई साहब इनका नर है और ये है इनकी मादा। आपको अच्छे से दिखाई दे रही है कि नर छोटा दिख रहा है, मादा लंबी दिख रही है। नर का जो पश्च भाग है वो घुमावदार होता है या वक्रित होता है या मुड़ा होता हुआ, वक्रित या मुड़ा हुआ, जबकि बात करें मादा का जो अंतिम भाग है वो सीधा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके उदाहरणों की, तो इसके उदाहरण दिए गए हैं एनसीईआरटी में। पहला है एस्केरिस जिसे हम गोलकृमि कहते हैं, दूसरा है वुचेरेरिया जिसे हम फाइलेरिया कृमि कहते हैं, और तीसरा है एंसाइलोस्टोमा। ठीक है, इसे भी गोलकृमि कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपने संघ एस्केलमिंथिस की। अब चलते हैं हम अपने अगले संघ पर, और नेक्स्ट संघ है हमारा संघ एनेलिडा या वलयकृमि। ठीक है, क्योंकि इनका जो शरीर है जब हम इसे देखते हैं, जैसे आप लोगों ने केंचुआ देखा है ना, और केंचुआ को आप देखते हो तो ऊपर से ऐसा लगता है जैसे ये काफ़ी सारी रिंग्स को जोड़कर बनाया गया हो, काफ़ी सारी वलयों को एक साथ जोड़ दिया हो और इसका फॉर्मेशन कर दिया हो, इसलिए हम इसे वलयकृमि कहते हैं। ठीक है, इसके विशिष्ट लक्षणों की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला लक्षण है गमन। ठीक है, तो गमन के लिए इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल दो प्रकार की पेशियां मिलती है, अनुदैर्ध्य और वृत्ताकार पेशियां। ठीक है, जैसे कि बात करें केंचुए और जोंक में, मतलब कि जैसे भाई ये केंचुआ है तो इनके शरीर में इस प्रकार से भी पेशियां मिलेंगी और इस प्रकार से भी पेशियां मिलेंगी जो इनको चलने में सहायता करती है। जैसे आपने केंचुओं के चलते हुए देखा होगा तो पहले वो क्या करता है भाई साहब, अपनी लंबाई को बढ़ाता है, फिर पीछे वाले जो पार्ट है इसको आगे खींचता है। ठीक है, स्प्रिंग की तरह। ठीक है, वही बात करें तो इनमें पेशियों के अतिरिक्त कुछ ऐसे आकार की संरचनाएं भी मिलती हैं जिन्हें हम सीटें बोलते हैं, ये भी गमन में सहायता करती हैं। और नेरिज है, इसमें एक और अतिरिक्त संरचना मिलती है जिसे हम पार्श्वपाद या पैरापोडिया कहते हैं।
पार्श्व उपाधियां पैरापोडिया कहते हैं। ये नेरिस को तैरने में सहायता करती है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इनमें परिसंचरण तंत्र पाया जाता है बंद प्रकार का। अपवाद है सिर्फ जोंक, क्योंकि जोंक में मिलता है खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अगला फीचर है इनका उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो देखो इनमें उत्सर्जन और परासरण नियमन के लिए नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, जिन्हें हम आदिवृक्कक भी बोलते हैं, जिन्हें हम वृक्कक भी बोलते हैं, जिन्हें हम वृक्कक भी कहते हैं। इनमें श्वसन सामान्य नम त्वचा के द्वारा होता है। ये होते हैं उभयलिंगी यानी कि हर्मेफ्रोडाइट, यानी कि एक ही जीव के अंदर दोनों सेक्स उपस्थित है। नर और मादा दोनों जो जननांग है एक ही जीव के अंदर उपस्थित है। लेकिन यहाँ पर अपवाद होता है नेरिस। नेरिस में नर और मादा दोनों सेपरेट होती है, मतलब अलग अलग बॉडी के अंदर नर जनन तंत्र होगा और अलग बॉडी के अंदर मादा जनन तंत्र होगा। ठीक है, ये लैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स की। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे नेरिस, फेरेटिमा है जिसे हम केंचुआ भी कहते हैं, और हिरुडिनेरिया जिसे हम रक्तचूसक जोंक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो डायग्राम्स दे रखे हैं, ये वाला नेरिस है और ये वाला अपना हिरुडिनेरिया है यानी कि जोंक है। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं हम अगले संघ पर, और अगला संघ है अपना संघ आर्थ्रोपोडा। ठीक है, संघ आर्थ्रोपोडा है। मजे वाली बात यह है कि ये सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जो वर्ड है, ठीक है, ये जो टर्म्स है ये दो शब्दों से मिलकर बनी है, आर्थोस प्लस पोड्स। आर्थोस का मतलब होता है संधि युक्त और पोड्स का मतलब है पाद, यानी कि इन जीवों में संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा कि भाई ये जो जीव है इनमें काइटिन में बाह्य कंकाल पाया जाता है, काइटिन से बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। ठीक है, जो इनके जीवन को या जीवन क्षमता को अधिक बनाता है। ठीक है, यानी कि सिंपल से में बात करें, इस काइटिन में बाह्य कंकाल की उपस्थिति से ये अधिक लंबे समय तक जीते हैं और सभी जगह पर पाए जाते हैं। अगला अपना विशिष्ट लक्षण है कि भाई इनका जो शरीर है वो सिर, वक्ष और उदर 3 खंडों में विभाजित होता है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है कि भाई इनमें अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की उत्सर्जी संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि मेलपीगियन नलिकाएं, हरित या कॉक्सल ग्लैंड हो गई और मैक्सिलरी ग्लैंड हो गई। ठीक है, जिस प्रकार से अलग अलग इनमें उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं या उत्सर्जी संरचना पाए जाते हैं, उसी प्रकार से इनमें श्वसन के लिए भी अलग अलग संरचनाएं होती है, जैसे श्वासनाल हो गई, पुस्तक्लोम हो गए, क्लोम हो गए, पुस्त फुफ्फुस हो गए। ठीक है, संधि युक्त उपांग मैं बता चुका आपको। अगला फीचर है इनका कि भाई इनके शरीर में संतुलन के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं स्टेटोसिस्ट, जो इनके बॉडी के बैलेंस को बनाए रखते हैं। ठीक है, इनमें डिफरेंट टाइप के संवेदी अंग पाए जाते हैं, जैसे कि बात करूं मैं नेत्र, तो इनमें संयुक्त और सरल दोनों प्रकार के नेत्र पाए जाते हैं। संयुक्त नेत्र की बात करूं तो जैसे कॉकरोच पड़ा है, ठीक है, कॉकरोच में ओमेटिडिया से बने होते हैं, और दूसरा जो संवेदी अंग है वो है इनमें श्रृंगिका या एंटीना, दो इनमें रोमनुमा बालनुमा संरचना दिखाई देती है ना सर पर। ठीक है, तो ये तो हुए इसके विशिष्ट लक्षण। अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स की। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जो आर्थिक रूप से लाभदायक होते हैं, आर्थिक रूप से लाभदायक जो जीव होते हैं उनकी। ठीक है, आर्थिक रूप से लाभदायक जीव है, पहला है एपीस, जिसे हम मधुमक्खी भी बोलते हैं, जिससे मोम प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है। दूसरा है बॉम्बिक्स, जिसे हम रेशम कीट भी कहते हैं, जिससे रेशम प्राप्त होता है। और तीसरा है लेसिफर, जिसे हम लाख कीट भी बोलते हैं, जिससे लाख प्राप्त होता है, लाख की चूड़ियां बनाई जाती है ना, वही लाख। तो ये तीनों तो है हमारे आर्थिक रूप से लाभदायक कीट। ठीक है,
इसमें कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो रोग वाहक होते हैं, यानी कि रोगों को फैलाने का काम करते हैं, जैसे कि एनाफिलीज हो गई, क्यूलेक्स हो गया, एडीज हो गए। ये तीनों ही मच्छर हैं और ये हमारे शरीर में या ह्यूमंस में जैसे मलेरिया उत्पन्न करते हैं, डेंगू उत्पन्न करते हैं। तो ये हो गए भैया रोगवाहक, ठीक है। ठीक उसी तरह से इनमें जो यूथचारी जो पीड़क होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं वो भी सम्मिलित है, ठीक है। और यूथचारी पीड़क की बात करें तो जैसे टिड्डी, जिसे लोकस्टा भी बोलते हैं। और इसके अलावा इसमें जीवित जीवाश्म सम्मिलित है, जैसे लिमुलस, ठीक है। जीवित जीवाश्म क्या होता है? तो वो जीव, ठीक है, जिसकी खोज बहुत पहले हो चुकी, ठीक है, लेकिन जब इसकी खोज हुई तब से लेकर अब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। ये जैसा पहले जब इसे खोजा गया था तब था और आज भी वैसा ही है, कोई परिवर्तन नहीं आया है। वो कहलाते हैं जीवित जीवाश्म, ठीक है, जैसे लिमुलस। उसके अलावा इसमें जैसे कि राजकर्कट हो गया, किंग क्रैब्स हो गया, ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एनसीईआरटी में इसके डायग्राम दे रखे हैं, जैसे ये टिड्डी का डायग्राम है, ये तितली हो गई, ये बिच्छू है और ये झींगा है, ठीक है। तो भैया उदाहरण तो अपन याद ही कर रहे हैं, साथ में डायग्राम्स को भी अपन को अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो ये तो बात हुई अपने संघ आर्थ्रोपोडा की। अब चलते हैं हम अगले संघ की ओर, और संघ है अपना मोलस्का, ठीक है। इनको बोलते हैं हम कोमल शरीर वाले प्राणी, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो सॉफ्ट होती है। जैसे ऑक्टोपस देखा है ना आपने, बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो ऑक्टोपस भी इसी का मेंबर है, तो इसलिए इनका शरीर कोमल होने की वजह से इनको हम बोलते हैं कोमल शरीर वाले प्राणी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके विशिष्ट लक्षणों की। पहला लक्षण है कि भाई इनकी जो बॉडी है उस पर कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य कंकाल पाया जाता है या कवच पाया जाता है, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट इनको क्या करता है? सुरक्षित रखता है। जैसे स्नेल होता है, घोंगा होता है, उसमें पाया जाता है, ठीक है। जो अपना पायला हो गया, यानी कि जो सेब घोंगा हो गया, इसमें ये बाहर का जो होता है ये कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कुछ ऐसे भी प्राणी हैं इसमें जिनकी बॉडी पर कवच नहीं पाया जाता, जैसे कि ऑक्टोपस हो गया, ठीक है। अगला फीचर है इसका कि भाई इनका जो शरीर है वो सिर, आंतरांग, कुकुद और पेशीय पाद में विभाजित होता है, ठीक है। इनके सिर पर स्पर्शक उपस्थित होते हैं, ठीक है, इनके सिर पर स्पर्शक उपस्थित होते हैं 2। अगला फीचर है कि भाई इनका जो मुख है उसमें एक रेस्पिंग लाइक ऑर्गन होता है, ठीक है, जो भोजन को पीसने का काम करता है, जिसे हम कहते हैं रेती जिह्वा या रेडुला। ये भोजन को पीसने का काम करेगा। इनमें मेंटल पाया जाता है, यानी कि प्रवार पाया जाता है, और प्रवार के अंदर जो कैविटी होती है उसे हम कहते हैं प्रवार गुहा, मेंटल कैविटी, जिसके अंदर क्लोम पाए जाते हैं। और ये क्लोम इनको श्वसन में भी सहायता करते हैं और उत्सर्जन में भी सहायता करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि भाई जो मोलस्का है वो दूसरा सबसे बड़ा संघ है, ठीक है। तो ये तो बात हुई उसके विशिष्ट लक्षणों की। अब बात करते हैं हम इसके उदाहरणों की। तो उदाहरणों में जैसे देखो पायला या सेब घोंगा, ये रहा। दूसरा है पिंक टाड़ा है मुक्ताश्रुति, जिससे मोती प्राप्त होते हैं। तीसरा है सीपिया, जिसे हम बोलते हैं कटल फिश। अगला है लोलिगो, जिसे बोलते हैं हम स्क्विड। नेक्स्ट है ऑक्टोपस, जिसे बोलते हैं हम बेताल मछली, ये बेताल मछली या ऑक्टोपस। और अगला है एप्लाइसिया, जिसे बोलते हैं हम समुद्री खरगोश या समुद्री खरा, ठीक है। नेक्स्ट है डेंटिलियम, जिसे हम रद कवच या हाथी दांत भी बोलते हैं। और लास्ट है कीटोप्लूरा, या जिसे हम कॉमन काइटन भी बोलते, ठीक है। तो ये तो बात हुई अपने संघ मोलस्का की, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले संघ की ओर, और अगला संघ है हमारा संघ इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इनको हम कंटक युक्त प्राणी भी बोलते हैं या तारा मछली भी बोलते हैं। कंटक युक्त प्राणी क्यों बोलते हैं?
क्योंकि भाई इनका जो अंतःकंकाल है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है और इनकी जो शरीर भित्ति होती है उस पर शूल उपस्थित होते हैं, कांटे उपस्थित होते हैं, इसलिए हम इन्हें कंटक युक्त प्राणी बोलते हैं। अब बात करें इसके विशिष्ट लक्षणों की, तो फर्स्ट लक्षण जैसे कि इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का अंतःकंकाल पाया जाता है। सेकेंड लक्षण की बात करें इसमें सममिति की, तो देखो मैंने आपको बताया था कि भाई इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा है वो द्विपार्श्व सममिति दर्शाएगा, याद करो मैंने सममिति पढ़ाई थी तब, और इनका जो वयस्क है वो अर्य सममिति दर्शाएगा। ठीक है, मैंने आपको स्टारफिश का डायग्राम बना के भी बताया। ठीक है, अगला इसका विशिष्ट लक्षण है पाचन तंत्र। ठीक है, तो पाचन तंत्र में इनका जो मुख होता है वो होता है अधर सतह पर और इनका जो गुदा द्वार होता है वो पृष्ठ सतह पर होता है, यानी कि इनमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, इनमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट इनका विशिष्ट लक्षण है कि भाई इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। जैसे याद करो मैंने आपको बताया था पोरीफेरा में जलनाल तंत्र पाया जाता है, ठीक उसी तरह इनके अंदर भी जल संवहन तंत्र पाया जाता है। जल संवहन तंत्र इनको भोजन एकत्रित करने, श्वसन में और जनन तीनों में और गमन में भी सहायता करता है, क्योंकि ट्यूब फीड्स होते हैं, ठीक है, जो इसको गमन में भी सहायता करते हैं। अगला भाई ये उत्सर्जन के लिए इनके अंदर कोई विशिष्ट प्रकार की संरचना नहीं होती, इसलिए इनमें जो उत्सर्जन है वो यही जल संवहन तंत्र के द्वारा ही होता है, कोई ऐसी विशिष्ट संरचना नहीं होती। ठीक है, तो ये तो हुए इसके विशिष्ट लक्षण। अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स की। इसके एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल है एस्टेरियस, जिसे बोलते हैं हम तारामीन या तारा मछली, ये वाला। दूसरा है इकाइनस, जिसे हम बोलते हैं समुद्री अर्चिन। थर्ड है एंटीडोन, जिसे हम बोलते हैं समुद्री लिली। फोर्थ है कुकुमेरिया, जिसे बोलते हैं हम समुद्री करकटी। और अगला है अपना एग्जाम्पल ऑफ्यूरा या बंगुर तारा, ये वाला। ठीक है, बंगुर तारा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसे हम थोड़ा सा अगर टाइट पकड़ दे तो ये टूट जाता है, ठीक है, बिखर जाता है। ठीक है, तो ये हुए इसके एग्जाम्पल्स और ये एनसीईआरटी का डायग्राम। ठीक है, विशिष्ट लक्षण पढ़ने हैं, एग्जाम्पल्स भी पढ़ने हैं, डायग्राम भी याद रखना है और जो सामान्य फीचर है वो भी याद रखने हैं। क्लियर है? अब हम चलते हैं अगले संघ की ओर और अगला संघ है हमारा संघ हेमिकोर्डेटा। ठीक है, इस संघ के जो जीव हैं वो होते हैं कृमि के समान जीव। ठीक है, जैसे कि ये बेलनाकार और कृमि समान जीव होते हैं, फर्स्ट लक्षण। सेकंड लक्षण, ये केवल लवणीय जल में पाए जाएंगे। थर्ड लक्षण, भाई इनका जो शरीर है वो शुंड, कोलर और वक्ष तीन पार्ट में विभाजित होगा। तो देखो ये वाला भाग है शुंड, ये वाला भाग है कोलर और ये वाला भाग है वक्ष। तो इनका शरीर शुंड, कोलर और वक्ष में विभाजित होता है। भाई इनमें उत्सर्जन होता है शुंड ग्रंथि या प्रोबोसिस ग्रंथि के द्वारा। प्रोबोसिस ग्रंथि के द्वारा जो इसके शुंड वाले भाग में पाई जाती है, इसलिए इसे शुंड ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, इनमें श्वसन होता है क्लोम्स की सहायता से। ठीक है, अब देखो मेन बात आती है कि भाई इनके अंदर नोटोकोड तो एब्सेंट होती है, ठीक है, लेकिन नोटोकोड जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं स्टोमोकोड। ठीक है, इसलिए हम इसे नॉन कोर्डेट्स और कोर्डेट्स के मध्य की योजक कड़ी भी कहते हैं। ठीक है, नोटोकोड नहीं पाई जाएगी, नोटोकोड समान संरचना पाई जाएगी जिसे बोलते हैं स्टोमोकोड। ठीक है, इसलिए ये नॉन कोर्डेट्स और कोर्डेट्स के मध्य की योजक कड़ी होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो दो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। ठीक है, और ये है इसका डायग्राम। ये बिलकारी होते हैं, बिल बनाकर रहते हैं, यू शेप के बिल बनाकर रहते हैं ये। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले संघ पर और अगला संघ है हमारा संघ कोर्डेटा। ठीक है, या रज्जु की। ठीक है, अब कोर्डेटा या रज्जु की क्यों बोला है, क्योंकि भाई इनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है।
ठीक है। नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के कारण ही हम इन्हें रज्जु की बोले। इनके अंदर पृष्ठ रज्जु उपस्थित होगा यानी नोटोकॉर्ड उपस्थित होगा। इनमें पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु भी पाई जाती है। इनके अंदर युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र भी पाए जाते हैं। इनमें पश्चगुदीय पुच्छ भी पाई जाती है और इनके अंदर बंद परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है। सिर्फ अपवाद है इसका एक उपसंग जिसे यूरोकोर्डेटा बोलते हैं। ये इसका डायग्राम है, इसमें मेरुदंड मिलेगा, ये पृष्ठ रज्जु है, ठीक है, ये ग्रसनीय क्लोम दरार भी है और ये पश्चगुदीय पुच्छ भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई जो रज्जु की और अरज्जु की है, ठीक है, उनके बेसिस पर। तो देखो हेमिकोर्डेटा यानी पोरीफेरा से लेकर हेमिकोर्डेटा संघ के जितने भी सदस्य हैं सारे कहलाते हैं अरज्जु की, ठीक है, नॉन कोर्डेट्स। और जो अपना कोर्डेटा संघ है इसमें उपस्थित जितने भी जीव हैं वो सारे कहलाते हैं रज्जु की, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल की डिफरेंसेस की बात करें रज्जु की और अरज्जु की के मध्य, ठीक है। तो देखो रज्जुकी के अंदर पृष्ठ रज्जु उपस्थित होगा, इधर अनुपस्थित होगा। रज्जुकी के अंदर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला तथा एकल होता है, जबकि जो अरज्जुकी है इनमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर भाग में होगा, ठोस और दोहरा होगा। जस्ट इसका अपोजिट। इनमें ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, इसमें ग्रसनी में क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। इनमें हृदय अधर भाग में पाया जाता है तो इनमें हृदय पृष्ठ भाग में पाया जाएगा अगर उपस्थित है तो, ठीक है। इनमें एक गुदा पश्च पुच्छ उपस्थित होती है जबकि इनमें पश्चगुदीय पूंछ अनुपस्थित होती है। तो ये तो जनरल डिफरेंसेस हो गए अपने कोर्डेट्स और नॉन कोर्डेट्स के मध्य, ठीक है। हम बात करें एग्जांपल्स की, जैसे यूरोकोर्डेटा के एग्जांपल है एसिडिया, साल्पा और डोलियोलम। वहीं बात करें सेफेलोकोर्डेटा के एग्जांपल्स हैं ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे हम ओम्फियोक्सस या लैंसलेट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो भाई ये जो हमारा संघ कोर्डेटा है, ठीक है, इस संघ कोर्डेटा को बेसिकली बात करें तो यूरोकोर्डेटा या ट्यूनिकेटा में डिवाइड किया गया, ठीक है। तीन ग्रुप में डिवाइड किया है, यूरोकोर्डेटा या ट्यूनिकेटा, दूसरा सेफेलोकोर्डेटा और तीसरा वर्टिब्रेटा, ठीक है। इन दोनों को कॉमन रूप से हम प्रोटोकोर्डेटा भी बोलते हैं, यूरोकोर्डेटा और सेफेलोकोर्डेटा को। जो यूरोकोर्डेटा है इन्हें ट्यूनिकेटा क्यों बोला है, क्योंकि इनकी बॉडी पर ट्यूनिसिन का आवरण मिलता है। किसका आवरण मिलता है? ट्यूनिसिन का आवरण मिलता है, ठीक है। देखो जो यूरोकोर्डेटा होते हैं या ट्यूनिकेटा होते हैं, इनमें जो पृष्ठ रज्जु है वो लार्वा की पूंछ में पाई जाएगी, ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें जो सेफेलोकोर्डेटा है, इनमें पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक होगा और बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। अब याद करो मैंने आपको बताया था कि भाई जो कोर्डेटा है उन्हें हम कोर्डेट्स क्यों बोल रहे थे, क्योंकि इन जीवों की लाइफ की किसी न किसी अवस्था में, इन जीवों की लाइफ की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड उपस्थित होगी। जैसे जो अपना यूरोकोर्डेटा है इसमें पृष्ठ रज्जु लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, यहाँ पर तो सिर से पूंछ तक उपस्थित है, ठीक है। देखो जो यूरोकोर्डेटा है इनमें उत्सर्जन होता है न्यूरल ग्रंथि के द्वारा और सेफेलोकोर्डेटा में उत्सर्जन होता है प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी यूरोकोर्डेटा और सेफेलोकोर्डेटा की, ठीक है। ये अपना एग्जाम्पल है यूरोकोर्डेटा का, एसिडिया जो एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं भैया कि जो वर्टिब्रेटा है, ठीक है, इस वर्टिब्रेटा का जो डिवीजन किया गया है, ये उपसंघ जो वर्टिब्रेटा है अपना, ठीक है, इसको दो समूह में बांटा गया है। पहला एग्नेथोस्टोमेटा और दूसरा ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथोस्टोमेटा वो जीव होते हैं जिनके अंदर जबड़े अनुपस्थित होते हैं और ग्नेथोस्टोमेटा वो जीव होते हैं जिनके अंदर जबड़े उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो जबड़ों के अभाव में इनको एक वर्ग में विभाजित किया गया है जिसे हम कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइक्लोस्टोमेटा पढ़ लेते हैं, ठीक है। देन फिर हम जो अपना ग्नेथोस्टोमेटा है, ठीक है, इसके दो वर्ग पढ़ेंगे या इसके दो समूह पढ़ेंगे। पहला है अपना पिसीज और दूसरा है अपना टेट्रोपोडा। पिसीज में तो हमारी जितने भी मछलियां हैं उपास्थिर और अस्थिल दोनों,
उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कॉन्ट्रैक्टिस और ऑस्टिक्टिस के बारे में। और टेट्रापोडा में बाकी जो हमारे बचे हुए वर्ग है, ठीक है, वो जो 4 पैर वाले जो जंतु होते हैं, टेट्रापोडा का मतलब हो गया चतुष्पाद यानी 4 पैर वाले जंतु, जैसे एम्फीबियन यानी कि उभयचर हो गए, रेप्टिल्स यानी कि सरीसृप हो गए, एविज यानी कि पक्षी हो गए, और मैमेलिया यानी कि स्तनधारी हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइक्लोस्टोमेटा पढ़ते हैं वर्ग। तो फर्स्ट वर्ग है अपना साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई इनके अंदर जबड़े अनुपस्थित होते हैं, तो इनमें वृत्ताकार मुख होता है, इनमें कपाल व मेरुदंड उपास्थियों का बना होता है, यानी कि इनका जो अंतकंकाल है भैया वो उपास्थियों का बना होगा। अगला है कि भाई इसमें क्लोम छिद्र 4 से 15 जोड़ी होते हैं। ठीक है, इनमें जो शल्क होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और ये बड़ी मछलियों पर बाह्य परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जैसे बड़ी मछली होती है ना, व्हेल वगैरह, उनके जो क्लोम दरारें हैं वहाँ पर ये चिपक कर रहते हैं, तो जब वो भोजन करती है तो भोजन के जो पार्टिकल आते हैं ना उनको ये खाते हैं। ठीक है, तो उन पर बाह्य परजीवी के रूप में रहते हैं। इनमें पक अनुपस्थित होते हैं, जिससे इनमें ये मूव नहीं कर सकते, तभी ये परजीवी के रूप में रह रहे हैं। ठीक है, बाह्य परजीवी के रूप में। देखो ये जो साइक्लोस्टोमेट्स हैं ये अपना संपूर्ण जीवन समुद्र में व्यतीत करते हैं, लेकिन जब अंडे देने का टाइम आता है तो भैया ये स्वच्छ जल में चले जाते हैं। स्वच्छ जल में ये जनन करते हैं, अंडे देते हैं, उसके पश्चात ये मर जाते हैं, क्योंकि ये अनुकूलित होते हैं लवणीय जल के अकॉर्डिंग, और अलवणीय जल में जनन करने के पश्चात, अंडे देने के पश्चात ये मर जाते हैं। ठीक है, फिर अंडे क्या होते हैं, अंडे या जो लार्वा है वो कायांतरित होता है, और कायांतरण के पश्चात पुनः लवणीय जल में आ जाता है और अपना लाइफ साइकिल फिर से स्टार्ट करता है। ठीक है, इनमें लार्वा पाया जाता है तो अप्रत्यक्ष परिवर्धन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है इसका पेट्रोमाइजोन, जिसे हम लैम्प्रे भी बोलते हैं, मिक्सिन जिसे हम हैगफिश भी बोलते हैं। ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी में एज इट इज दिया गया है। ठीक है, और एनसीईआरटी के एज इट इज अपने एग्जाम्पल्स भी है। क्लियर है, अब हम चलते हैं अगले वर्ग की ओर। ठीक है, और सेकंड जो अपना ग्रुप है वो है पिसीज। ठीक है, महावर्ग जिसे बोलते हैं। ठीक है, और पिसीज महावर्ग में हम बात करें तो इन जीवों का शरीर है वो धारारेखित होता है। धारारेखित मतलब आगे से नुकीला, ठीक है, और पीछे से भी नुकीला। ठीक है, जिससे आसानी से पानी में तैर सके। ठीक है, इन जीवों में या अपन बात करें तो ये जीव असमतापी होते हैं। असमतापी का मतलब क्या हो गया कि बाह्य वातावरण के अकॉर्डिंग अपने शरीर के आंतरिक टेम्परेचर को ये क्या कर सकते, अपने शरीर के आंतरिक टेम्परेचर को ये रेगुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अगला है कि भाई इनमें क्लोम श्वसन के द्वारा होता है, और इनमें शरीर पर शल्क पाए जाते हैं। तो जो पिसीज महावर्ग है इसको 2 वर्गों में बांटा गया है, वर्ग उपास्थिल और वर्ग अस्थिल, यानी कि वर्ग कॉन्ट्रैक्टिस और वर्ग ऑस्टिक्टिस। अब हम एक एक करके इनको पढ़ें। सेकंड वर्ग है अपना वर्ग कॉन्ट्रैक्टिस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिस मतलब कि कॉन्ट्रियोसाइट्स यानी उपास्थिल कोशिकाएं। तो मतलब कि ये जो जीव हैं इनके शरीर में उपास्थियों से बना अंतकंकाल मिलेगा। ठीक है, नोटोकोड इनमें जीवन पर्यंत बनी रहेगी। ठीक है, इनमें अधरी मुख पाया जाता है। अधरी मुख जैसे कि आप लोगों ने देखा है जो कुत्ता मछली होता है, इसमें मुख इस अधर सतह पर मिलेगा, अधर सतह पर। ठीक है, इनमें प्लेकोइड प्रकार के स्केल्स पाए जाते हैं, प्लेकोइड प्रकार के शल्क पाए जाते हैं, और प्लेकोइड शल्कों से ही इनके दांत निर्मित होते हैं जो अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। कुत्ता मछली के दांत देखे ना, ठीक है, अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। अगर एक बार जीव को पकड़ लिया तो फिर उसे छोड़ती नहीं है। ठीक है, इनमें वायुकोश एब्सेंट होते हैं। ठीक है, वायुकोश होते क्या है तो वायु से भरे आशय होते हैं जो इनको उत्प्लावनता प्रदान करते हैं, लेकिन इनमें एब्सेंट होते हैं, तो इनको कंटिन्यूअसली तैरना पड़ता है ताकि ये डूबे नहीं। ठीक है, इनमें ओपरकुलम एब्सेंट होते हैं। ओपरकुलम वो संरचना होती है जो क्लोम दरारों को कवर करती है, क्लोम दरारों को ढकती है। ठीक है, ये केवल समुद्र में पाए जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे स्कोलियोडोन कुत्ता मछली, प्रेस्टिस आरा मछली, कोरेकोडोन विशाल सफेद शार्क, और ट्राइगोन व्हेल शार्क। ठीक है, तो शार्क देखा है ना, तो शार्क का जो मुख होता है वो अधरीय सतह पर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट
वर्ग कॉन्ड्रिक्थीज की। ठीक है, देखो जो कॉन्ड्रिक्थीज है इनको अस्थिल मछलियां बोलते हैं क्योंकि इनका अंत कंकाल अस्थियों से निर्मित होता है, इसलिए इसे हम अस्थिल मछलियां बोलते हैं। इनमें भ्रूणीय अवस्था में नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है, लेकिन वयस्कावस्था में ये जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टेब्रा कॉलम द्वारा यानी कि कशेरुक दंड यानी कि रीढ़ की हड्डी द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। यानी कि भ्रूणीय अवस्था में तो इनमें नोटोकॉर्ड होगी, ठीक है, लेकिन बात करें वयस्कावस्था में तो वयस्कावस्था में नोटोकॉर्ड की जगह क्या निर्मित हो जाएगी, कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी निर्मित हो जाएगी। ठीक है, इनमें जो मुख मिलता है वो अग्र सतह पर मिलता है, जैसे ये रोहू मछली है, सॉरी जैसे ये कतला मछली है तो इसमें मुख अग्र सतह पर मिल रहा है, जबकि हमने बात की थी जो कॉन्ड्रिक्थीज है उनमें अधर सतह पर मिल रहा था। ठीक है, इनमें साइक्लोइड और टिनोइड प्रकार के शल्क मिलते हैं, इनमें वायु कोश उपस्थित होते हैं। ठीक है, एयर ब्लैडर इनमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से इनके शरीर को उत्प्लावनता मिलती है और इनको डूबने से बचने के लिए कंटिन्यूसली तैरना नहीं पड़ता है। ठीक है, इनमें ओपरकुलम अनुपस्थित होते हैं, मतलब क्लोम्स को कवर करने वाली संरचना, और ये स्वच्छ और लवणीय दोनों जल में पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे बात करें हम इनके एग्जाम्पल्स की, जैसे समुद्री जल में पाई जाने वाली मछली जैसे एक्जोसिटस जिसे हम उड़न मछली भी बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस जिसे हम समुद्री घोड़ा भी बोलते हैं। वहीं बात करें हम लवणीय अलवणीय जल में पाई जाने वाली मछली जैसे लेबियो रोहू जिसे खाते भी हैं। ठीक है, कतला हो गई, क्लेरेस होगी जिसे हम मांगुर कहते हैं। ठीक है, इनको खाया जाता है। और एक और कैटेगरी है एक्वेरियम मछली, जो घर में हम एक्वेरियम रखते हैं ना, कांच से बने हुए पात्र जिनके अंदर मछली पालते हैं अलग अलग कलर की। ठीक है, वो भी। तो एक्वेरियम मछली जैसे कि बात करें हम बीटा जिसे हम फाइटिंग फिश भी बोलते हैं, पेट्रोमाइजोन जिसे हम एंजल मछली भी बोलते हैं। ठीक है, और ये अपना समुद्री घोड़ा है और ये अपना कतला है। दोनों डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में एज इट इज दिए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले वर्ग की, और अगला वर्ग है हमारा एम्फीबियंस यानी कि उभयचर। ठीक है, एम्फीबायस मतलब कि दो प्रकार का जीवन जीते हैं, स्थल पर भी रहेंगे जल में भी रहेंगे। ठीक है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं उभयचर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लक्षण की बात करें विशिष्ट की, तो देखो ये जलीय होते हैं और स्थलीय दोनों आवासों में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो शरीर है वो सिर और वक्ष में विभाजित होता है, गर्दन नहीं होती। मेंढक देखा आप लोगों ने। ठीक है, उभयचर का नाम सुनते ही आपके माइंड में जो इमेज क्लिक होती है वो मेंढक की होती है। ठीक है, अगला फीचर की बात करें तो इनकी जो त्वचा होती है वो होती है चिपचिपी, क्योंकि इनकी त्वचा के ऊपर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, जिससे त्वचा नम रहती है। ठीक है, और श्वसन में भी सहायक होती है त्वचा। अगला बात करें हम तो इनमें पूर्ण पाचन तंत्र मिलेगा। नेक्स्ट जो इसका लक्षण है वो है कि भाई इनमें श्वसन लार्वावस्था में क्लोम द्वारा होगा, जबकि वयस्क अवस्था में नम त्वचा के द्वारा भी होगा, मुख ग्रसनी गुहा के द्वारा भी होगा, बक्कोफेरेंजियल कैविटी और फुफ्फुसों के द्वारा भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है इनका कि भाई इनके अंदर 3 कोष्ठीय हृदय मिलता है, 2 आलिंद 1 नील है, तो इनमें अपूर्ण दोहरा परिसंचरण हो गया। ठीक है, अपूर्ण दोहरा। इनमें उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होता है और जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वो होता है यूरिया। वही बात करें तो इनमें एक कॉमन चैम्बर विशिष्ट चैम्बर पाया जाता है जिसे बोलते हैं हम क्लोएका। ये एक कॉमन चैम्बर होता है जिसके अंदर मूत्रवाहिनी भी आकर खुलती है, जनन नलिकाएं भी आकर खुलती है और आहार नाल यानी कि गुदा वाला नाल भी या गुदा नाल या आहार नाल का अंतिम भाग भी आकर खुलता है। ठीक है, इनमें 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें जनन बात करें हम तो लैंगिक मिलता है, बाह्य निषेचन होता है जल में। ठीक है, और इनमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, मतलब कि लार्वावस्था उपस्थित होगी, और लार्वा इसके जो लार्वा होता है उसे बोलते हैं हम टेडपोल लार्वा। ठीक है, बात करें इसके एग्जाम्पल्स की तो देखो इसके एग्जाम्पल है ब्यूफो जिसे हम टोड कहते हैं, राना टिग्रिना जिसे हम मेंढक बोलते हैं, हायला जिसे हम वृक्ष मेंढक बोलते हैं। ये वो वाला हायला नहीं है, कहीं आप लोगों को जादू मूवी याद आ गई हो, यह हायला है वृक्ष मेंढक। सैलामेंड्रा है जिसे हम सैलामेंडर बोलते हैं, और इक्तियोफिस ये पाद रहित उभयचर है। देखो ये जो सैलामेंड्रा है ये एकमात्र ऐसा उभयचर है जो पूंछ पाई जाती है, पूंछ युक्त उभयचर।
और इक्तियोफिस तो अपना पादरहित उभयचर है, इसमें पैर मिलते नहीं है। ठीक है, ये सैलामेंड्रा हो गया और ये अपना मेंढक हो गया। ये दोनों एग्जाम्पल, सॉरी ये डायग्राम हमको एनसीईआरटी में एज इट इज दिया गया है और सारे एग्जाम्पल एज इट इज दिए गए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वर्ग उभयचर। अब बात करते हैं हम वर्ग सरीसृप की। तो देखो सरीसृप वर्ग, सरीसृप का मतलब क्या हो गया, रेंग कर चलने वाले जीव। ठीक है, तो रेंग कर चलने वाले प्राणी। ठीक है, इनके फीचर्स की बात करें हम, स्पेसिफिक फीचर है विशिष्ट लक्षणों की, तो देखो इनकी त्वचा सूक्ष्म और शल की युक्त होती है। ठीक है, ड्राई और कॉर्निफाइड इनकी स्किन होती है। इनमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। श्वसन की बात करें तो श्वसन के लिए इनमें फुफ्फुस उपस्थित होते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, इनमें भी 3 कोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं, लेकिन अपवाद है इसका, जैसे मगरमच्छ, गैवियल, एलिगेटर आदि, इन सब में 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। ठीक है, इनमें उत्सर्जन वही किडनीज की हेल्प से होगा। इनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो होता है यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल। ठीक है, इनमें 12 जोड़ी पाई जाती है कपाल तंत्रिकाएं और ये लैंगिक जनन करते हैं। आंतरिक होता है इनमें निषेचन और प्रत्यक्ष होता है परिवर्धन, मतलब कि इनके अंदर लार्वावस्था अनुपस्थित होगी। क्लियर है। एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे देखो कीलोन जिसे हम टर्टल भी बोलते हैं, टेस्टुडो जिसे हम टोर्टोइज भी बोलते हैं, कैमेलियन जिसे हम वृक्ष छिपकली भी बोलते हैं, कैलोटस जिसे हम उद्यान छिपकली भी बोलते हैं, एलिगेटर जिसे हम एलिगेटर कहते हैं, क्रोकोडाइल को हम घड़ियाल कहते हैं। ठीक है, हेमिडेक्टाइलस को हम घरेलू छिपकली बोलते हैं। जो जहरीले सर्प होते हैं जैसे कि नाजा जिसे हम कोबरा कहते हैं, और बंगेरस जिसे हम क्रेत कहते हैं, और वाइपर, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स हैं और ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिए गए हैं। जो पहली वृक्ष छिपकली है, दूसरा अपना घड़ियाल है, थर्ड अपना कछुआ है और फोर्थ अपना नाजा है, यानी कि कोबरा सांप है। ठीक है, तो ये बात हुई अपने वर्ग सरीसृप की। अब बात करते हैं हम वर्ग एविज की। ठीक है, जिसे हम पक्षी वर्ग भी बोलते हैं। इस वर्ग में सारे पक्षी आते हैं, जैसे सरीसृप में सारे सरीसृप आ रहे थे, उसी तरह से इस वर्ग में सारे पक्षी सम्मिलित हैं। ठीक है, इनके विशिष्ट लक्षणों की बात करें तो इनकी त्वचा शुष्क होती है और ग्रंथिविहीन होती है। इनमें सिर्फ एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम तेलीय ग्रंथि या प्रिन ग्रंथि कहते हैं, जो इनमें पूंछ के नीचे पाई जाती है। ठीक है, अगले फीचर की बात करें तो इनमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है और इनके पाचन तंत्र में 2 अतिरिक्त चैम्बर पाए जाते हैं जिन्हें क्रोप और गिजर्ड कहते हैं। ठीक है, इनमें श्वसन वही फुफ्फुसों के द्वारा होता है। ठीक है, इनमें वायु कोश उपस्थित होते हैं। वायु कोश एक्चुअल में फुफ्फुसों से जुड़े अतिरिक्त कोश होते हैं जिनके अंदर वायु भर जाती है और ये श्वसन में तो सहायता करते हैं, साथ के साथ में ये इनकी उड़ान में भी सहायक होते हैं। ठीक है, इनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, मतलब कि पूर्ण दोहरा परिसंचरण हो गया। ठीक है, इनमें उत्सर्जन की बात करें हम तो उत्सर्जन होता है वृक्कों के द्वारा। ठीक है, और जो उत्सर्जित पदार्थ है वो है यूरिक एसिड। इनकी जो लंबी अस्थियां होती है वो खोखली होती हैं, जिन्हें हम न्यूमेटिक बोन बोलते हैं, न्यूमेटिक अस्थि बोलते हैं, और ये अस्थि इनको उड़ने में सहायता प्रदान करती है, यानी कि इनका भार कम हो जाता है तो ये आसानी से उड़ सकते हैं। बाकी ये जो पक्षी वर्ग है, ठीक है, इसमें कुछ उड़ान रहित पक्षी भी होते हैं। ठीक है, अगले फीचर की बात करें तो इनमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है। ठीक है, इनमें जनन वही लैंगिक होता है, आंतरिक निषेचन होता है और ये अंड यूज होते हैं, मतलब कि ये अंडे देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कॉर्वस जिसे कौवा कहते हैं, कोलंबा जिसे कपोत यानी कबूतर कहते हैं, सेटिकुला जिसे हम तोता कहते हैं, स्ट्रूथियो जिसे हम शुतुरमुर्ग बोलते हैं, पैओ जिसे हम मोर कहते हैं। ठीक है, एडिनोडाइटिस जिसे हम पेंगुइन बोलते हैं और स्यूडोगाइपस जिसे हम गिद्ध बोलते हैं। ठीक है, और ये चारों, जैसे कि ये गिद्ध हो गया, ये शुतुरमुर्ग है, ये तोता है, ये मोर है, ये चारों एनसीईआरटी के डायग्राम है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी वर्ग एविज की या पक्षी वर्ग की। अब नेक्स्ट बात करें हम अंतिम वर्ग की, और अंतिम वर्ग है हमारा स्तनधारी। ठीक है, आप देखो स्तनधारी क्यों बोला गया है, तो स्तनधारी जैसे नाम सुना आपके माइंड में एक वर्ड यहाँ पर क्लिक होता है कि भाई ये ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर स्तन ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो देखो
इनके अंदर स्तन ग्रंथियां उपस्थित होगी। नेक्स्ट फीचर है कि भाई इनके शरीर पर रोम मिलेंगे, बाल मिलेंगे, ठीक है, जैसे हमारे शरीर पे मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इनमें डायफ्राम पाया जाता है, ये एक पेशीय संरचना होती है जो श्वसन में सहायता करती है, ठीक है। इनकी जो त्वचा है वो क्रेटिन युक्त होगी, रोम पाए जाएंगे और ग्रंथिल युक्त होगी। जैसे हमारी त्वचा के ऊपर पसीने की ग्रंथि पाई जाती है, तेल ग्रंथि पाई जाती है ना, ठीक है। इनमें पूर्ण आहार नाल पाई जाती है। श्वसन की बात करें तो श्वसन लंग्स की सहायता से होता है, यानी फुफ्फुसों की सहायता से होता है। बंद परिसंचरण होता है, 4 कोष्ठीय हृदय होता है। उत्सर्जन की बात करें तो वृक्कों के द्वारा होता है, उत्सर्जित जो पदार्थ है वो होता है यूरिया। बात करें तो इनमें 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इनमें जनन होता है लैंगिक, और ये सारे होते हैं जरायुज, मतलब कि बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। एक अपवाद है इसमें प्लेटिपस, ठीक है, डकबिल, जो अंडे देता है, ठीक है। और ये पर्यावरण में हर जगह पर ये विद्यमान होते हैं। हर जगह की बात करें तो जैसे देखो, स्तनधारी जल में भी उपस्थित होते हैं, स्थल में भी उपस्थित होते हैं, ठीक है, बर्फ वाले एरिया में उपस्थित होते हैं, रेगिस्तान में भी उपस्थित होते हैं, वायु में भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। हम बात करें इनके एग्जाम्पल्स की तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अंडज, जो अंडे देते हैं, जैसे ऑर्निथोरिंक्स हो गया जिसे हम प्लेटिपस या डकबिल बोलते हैं। सेकंड बात करते हैं हम जरायुज की, जो बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे मैक्रोपस हो गया कंगारू, टेरोपस जिसे हम बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलिस जिसे हम बोलते हैं ऊंट, मकाका जिसे हम कहते हैं बंदर, रेटस जिसे कहते हैं चूहा, ठीक है, कैनिस जिसे कहते हैं कुत्ता, फेलिस को कहते हैं बिल्ली, एलिफस है हाथी, ठीक है, इक्वस हो गया घोड़ा, डेल्फिन्स हो गई सामान्य जो अपनी डॉल्फिन है वो, बेलेनोप्टेरा हो गया ब्लू व्हेल, और पैंथेरा टाइग्रिस बाघ, और पैंथेरा लियो शेर। ये सारे जरायुज हैं, ठीक है, और ये सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। ये एनसीईआरटी के डायग्राम है, ये डकबिल प्लेटिपस हो गया, ये कंगारू हो गया, ये चमगादड़, और ये व्हेल हो गई, ठीक है। ये सारे स्तनधारी हैं, ठीक है। तो देखो ये हमने जितने भी हमारे संघ थे और वर्ग थे वो कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने इस चैप्टर का फर्स्ट ऑफ ऑल परिचय पढ़ा, परिचय के बाद में वर्गीकरण के आधार पढ़े, ठीक है, और उसके बाद में प्राणियों का वर्गीकरण पढ़ा, जिसमें हमने 11 संघ पढ़े, ठीक है। अब देखो आप क्या करना है, 2 टेबल बनानी है, एक अरज्जुकियों की और एक रज्जुकियों की, ठीक है। और इस टेबल की तरह एक तरफ तो हमको लिख लेना है इनके जो फीचर्स हैं, जैसे संघ हो गया, एक तरफ तो संघ आ गया, और ऊपर वाली रो में जैसे संगठन का स्तर हो गया, सम्मिति हो गई, गुहा हो गया, खंडीभवन, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र और विशेष लक्षण। इस तरह से एक टेबल तैयार कर लेनी है, ठीक है, जो क्विक रिवीजन के हमारे काम आएगी, ठीक है। तो आज की जो क्लास है या आज का जो माइंड मैप है उसमें हमने एनिमल किंगडम कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय।